दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल गिल। आज मेरे साथ बिटिया तमन्ना है जिन्होंने कि 10+2 नॉन मेडिकल में 92% से ज़्यादा अंक हासिल किए हैं। तो किस तरह से इनकी पूरे साल की रणनीति रही थी, किस तरह से ये पढ़ाई करती थी, एक बच्चा 90% से ज़्यादा अंक कैसे हासिल कर सकता है, उस सारे बारे में आज बिटिया तमन्ना से बात करेंगे। सबसे पहले बधाई हो आपको। थैंक यू सर। अच्छा, ये तो पहले सोचा था आपने कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? सर क्योंकि मेरे 10th में भी 94% थे, तो ये तो था ही कि मतलब 90 अबव आ जाएंगे, बट मुझे रिग्रेट फील होता है कि थोड़े से मेरे कम मार्क्स रह थोड़े गए। से हाँ। कहीं तैयारी में कुछ कमी रही? तैयारी में तो नहीं, बट CBSE की 2 टर्म हुई है ना, तो उस वजह से थोड़ा मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा गड़बड़ हुई है। हाँ सर। CBSE की तरफ से शुरुआत में क्लियर नहीं किया गया? सर क्योंकि पहले टर्म 1 हुआ, फिर टर्म 2 और अब 30-70 के बेसिस पे जो मार्क्स हैं वो कैलकुलेट किए गए हैं, तो उस बेसिस पे मतलब हमारे मार्क्स सीधे ही आए हैं 100 में से CBSE के द्वारा। ओके। हाँ। तो आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो नॉन मेडिकल के बच्चों को जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, इन तीनों सब्जेक्ट की किस तरह से तैयारी करें ताकि एक अच्छे अंक हासिल कर सके? आपने किस तरह से तैयारी की थी? मैंने कोई कोचिंग वगैरह तो नहीं ली, मतलब मैंने सेल्फ स्टडी ही की है अपनी, और मेरे मार्क्स जो हैं वो इंग्लिश में कम रह गए, क्योंकि PCM का जो बच्चा होता है या फिर PCB का जो बच्चा होता है वो अपने मेन सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देता है, इस वजह से थोड़े इंग्लिश में मेरे कम मार्क्स। तो मैं बोलना चाहूँगी कि इंग्लिश को भी मतलब अपनी फोकस करो, इंग्लिश पे भी फोकस करो, लगातार पढ़ते रहे उसको। हाँ, इंग्लिश को भी पढ़ते रहें। भाई ये एक बड़ी बात तमन्ना बिटिया ने बताई है कि इनके 92% से ज़्यादा अंक हासिल आए हैं, बट इन्होंने कोई ट्यूशन नहीं लगाया। आजकल हम देखते हैं कि सभी शहरों में, पूरे देश में एक कोचिंग संस्थानों की एक भीड़ लग गई है और बच्चों की स्कूल से निकलते ही कोचिंग में जाते हैं और एक महंगा जो खर्चा है, पेरेंट्स पे जो बोझ है वो डल रहा है। तो ये बेटा ये बताओ कि आपके सारे दोस्त हैं वो तो कोचिंग लेते होंगे, आपको कभी फील नहीं हुआ कि मेरे अंक कम आएंगे या कोचिंग वाले मेरे से आगे निकल जाएंगे? नहीं, मतलब मैंने स्टार्टिंग से ही सर कोचिंग का सहायता नहीं ली, कोचिंग की हेल्प नहीं ली। मैं सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा बिलीव करती, क्योंकि स्कूल में हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं जो मतलब हमें थोरोली स्टडी करवाते हैं। तो फिर कोचिंग के बाद जो है बच्चा वो सेल्फ स्टडी पे ध्यान नहीं दे पाता, मतलब खुद को टाइम नहीं दे पाता करने के लिए। ओके। हाँ। कितने स्कूल से जाने के बाद कितने घंटे पढ़ते थे? किस तरह का आपका एक पूरा टाइम टेबल था? स्कूल से जाने के बाद मतलब मैं रेस्ट भी करती थी, ये नहीं है कि टीवी फ़ोन, मतलब मैं फ़ोन भी यूज़ करती थी। मेरी मम्मी बोलती थी कि फ़ोन मत यूज़ करो, तो ऐसे बट मैं करती थी। लेकिन हाँ, पढ़ाई पहले अपना काम कंप्लीट करना, अपने काम पे फोकस रखना, फिज़िक्स के, मैथ्स के जो डेरिवेशंस या सम है वो निकाल कर देखना, मतलब रिटन प्रैक्टिस। ओके। कुछ आपने टाइम फिक्स कर रखा था, रोज़ 5 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, या अपना जो सिलेबस था, जो टीचर होमवर्क कर देते उसको ही कंप्लीट करना होता? नहीं, फिक्स तो नहीं था, बट ये था कि जो हमारा काम है वो करें, या फिर अगर आगे ये था कि अगर एग्ज़ाम आ रहे हैं तो पहले से ही अपना प्लान कर लो कि हाँ अब से मुझे ये लेसन करना है, मतलब टीचर्स के अलावा भी मुझे ये काम करना है। तो आज के जो नॉन मेडिकल के बच्चे हैं वो इस बात को असंभव मानते हैं, बिल्कुल भी मेडिकल नॉन मेडिकल वाले, कि हम बिना कोचिंग भी 90 अबव ले पाएंगे। वो बच्चे असंभव मानते हैं। आपने कैसे संभव करके दिखाया? उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे जो सिर्फ ये कहते हैं कि कोचिंग से ही सब कुछ है? नहीं, बस अपनी सेल्फ स्टडी करो, अपनी बुक्स पढ़ो, जो टीचर्स पढ़ाते हैं उस पे ध्यान दो, एक रेगुलर स्कूल जाओ। नॉन अटेंडिंग से मतलब बच्चे का शेड्यूल नहीं बन पाता। स्कूल से क्या है, सुबह जल्दी उठना, तैयार नहा के स्कूल जाना, तो उससे क्या है मतलब टाइम टेबल बन जाता है। तो NCERT की किताबें एनफ रहती हैं? हाँ, NCERT की किताबें एनफ रहती हैं CBSE के लिए। तो आपने सिर्फ NCERT किया या उससे अलग भी किया कुछ? नहीं, मैंने NCERT ही किया है। मतलब ये था कि अपनी प्रिपरेशन रखो, क्योंकि स्कूल में टीचर्स भी तो प्री बोर्ड वगैरह या फिर हमारे एग्ज़ाम होते हैं, तो उससे अपना एनालिसिस करो कि कहाँ हमारी कमी रही है, कहाँ हमें मतलब और करने की ज़रूरत है। तो जो पिछले सैंपल पेपर हैं या पिछले जो टॉपर बच्चों की आंसर शीट है वो भी कुछ देखी है आपने? हाँ, मैंने मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे, प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर किए थे। हाँ, 2 सैंपल पेपर तो मैंने किए थे। ओके। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में कितने अंक आए हैं? फिजिक्स में मेरे 90 है 100 में से, और केमिस्ट्री में 95 और मैथ्स में भी 95। मैथ में 95। हाँ। बहुत अच्छे अंक हैं। और हमारे साथ तमन्ना के पिताजी भी हैं, उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम सुनील है, और मेरा नाम सुनील है। और सबसे पहले तो आपकी पड़ताल टीवी चैनल के व्यूवर्स को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई जो बच्चे खुद सेल्फ स्टडी करते हैं उनके मार्क्स ऑटोमेटिक ज़्यादा ही आते हैं।
यानी कि सेल्फ स्टडी सबसे ज़रूरी है। हाँ, मेरे अनुमान में सेल्फ स्टडी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि स्कूल में जो करवा दिया जाता है एक बार, और बाद में बच्चा जब घर आके उसको पढ़ता है और पढ़ के फिर लिख के देखता है, फिर नोट करता है कि कहाँ कमी है। सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं इसको अच्छा मानता हूँ। तो आपको आजकल तो हम पेरेंट ये देखते हैं कि पेरेंट्स ज़्यादा प्रेशर डालते हैं बच्चों के ऊपर कि ये बेटा ट्यूशन लगाओ, ट्यूशन पे जाओ, और पेरेंट्स कई बच्चे भी मना कर देते हैं। तो ये बेटी का फैसला था सेल्फ स्टडी का, या आपका फैसला था ट्यूशन नहीं लगाना? सर, सबसे पहले तो मैंने तो खुद बोला था कि बेटा अगर आपको ज़रूरत है ट्यूशन की तो आप लगाओ। अगर आपको लगता है कि आप घर पे ही सफिशिएंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करो। अगर आपको लगता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी उससे। तो जैसे आजकल के बच्चे हैं सोशल मीडिया पे घंटों घंटों उसमें बिता देते हैं, तो बिटिया को कैसे दूर रखा, किस तरह से वो घर में पूरा मैनेज किया आपने? सर, मैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा कि टेक्नोलॉजी जो आती है उस 2 कारण होते हैं, उसका सदुपयोग और दुरुपयोग। डिपेंड करता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, सदुपयोग की ओर या दुरुपयोग की ओर। आजकल फेसबुक, ट्विटर, मतलब आपका इंस्टाग्राम और ये बहुत से माध्यम हैं ऐसे जो बच्चे को अपनी दिशा से भटका देते हैं। मैंने लगभग ये प्रयास किया कि बेटा इन चीज़ों से दूर रहो। ये आपके पास एक गैजेट नहीं है, ये खिलौना नहीं है, ये आपका एक पुस्तक के रूप में इसको यूज़ करो। ये आपका फ़ोन आपके पास है, ये एक पुस्तक ही है। इसके अंदर मैंने ये चीज़ें भी बताई, बट 12th के आप स्टूडेंट हो, इसके अंदर अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। डिपेंड करता है कि आप किस दिशा में जाओगे। आप अच्छा चूज़ करोगे, आपका करियर बना लोगे। और दूसरा ये भी है कि ज़िंदगी में जो जहाँ तक मेरा नज़रिया रहा है, जो मैंने सोचा है कि या तो अब मेहनत कर लो या सेकंड फेज़ में मेहनत कर लो। बिटिया ने कैसे किया, किस तरह से दूरी बनाई? तो बिटिया ने अपने टाइम को मैनेज किया। मैं ये भी नहीं कहता था कि बेटा मनोरंजन भी ज़रूरी है, फेडअप नहीं होना है। और कई बार क्या होता है कि बच्चे अब भी पढ़ाई, तो उसमें थोड़ा सा बच्चा फेडअप हो जाता है। मनोरंजन भी चाहिए बच्चे को। क्यों, ये बाहर तो खेलने कहीं जाती नहीं थी। अब फ़ोन पे मैं इसको ये भी कहता हूँ, बट ये मेरी एक छोटी सी बात नहीं मानती। मैं इसको बोलता हूँ कि बेटा थोड़ा सा कहना योगा की तरफ भी ध्यान दे, थोड़ा सा फिजिकल भी ज़रूरी है। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा भविष्य में मेरी बात की ओर गौर करेगी ये। बिल्कुल। हाँ, देखो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, और योगा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो मन भी स्वस्थ रहता है, और जो मन जिसका ठीक है वो अच्छी तरह से उसके पढ़ाई में मन लग जाता है। सबसे अच्छी बात ये निकल के आई कि बिटिया ने अपना एक टाइम टेबल बना रखा था, और साथ में विदाउट ट्यूशन, जो आजकल एक पूरा एक फोबिया सिर पर चढ़ा हुआ बच्चों के कि विदाउट ट्यूशन आप कुछ नहीं कर सकते। तो नॉन मेडिकल में भी इतने अच्छे मार्क्स लेना है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, और विदाउट ट्यूशन के, विदाउट कोचिंग के, सिर्फ स्कूल में पढ़ाई की और फिर घर जाके सेल्फ स्टडी की। आपका वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं आपका दोस्त करमपाल गिल। नमस्कार।